दोस्तों, भारतीय सेना का वह सैनिक जो कि सीमा पर अड़ा हुआ अपनी सेवाएं दे रहा है, उसकी पत्नी जब समाज में रहती है तो बस सभी लोग उसकी तरफ निहार निहार कर अपनी आंखों को ठंडा करते हैं। दोस्तों, उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति के उस महिला से अवैध संबंध हो जाते हैं और उन्हीं अवैध संबंधों के चलते अब वह व्यक्ति हर रोज हर तीसरे चौथे दिन अब उस महिला के घर पर आया करता और वह पूछने पर बताया करता कि वह व्यक्ति उसी महिला के गांव का एक आदमी है और वह अपनी बहन से मिलने आता है। दोस्तों, जब वह व्यक्ति इस बात को सुनकर अब उस फौजी का जो पिता होता है वह उस पर कोई भी शक नहीं कर पाता और दोस्तों, इन्हीं बातों के चलते अब वह व्यक्ति उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता, यहाँ तक कि उसने बहुत सारा ऐसा कांड कर दिया था जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे, परेशान हो सकते हैं कि आखिर एक भारतीय सेना के जवान के घर में भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं उस व्यक्ति ने उस महिला के साथ क्या क्या किया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, ये आपसे प्यारी सी गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है हरियाणा के गुरुग्राम जिले से। दोस्तों, यहाँ का एक गांव होता है, उस गांव में रहने वाला रविंदर भारतीय सेना में जवान है। रविंदर की जैसे ही भारतीय सेना में नौकरी लगती है वह बहुत अच्छा जवान है और उसको अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलती है। दोस्तों, देखते देखते अब रविंदर के घर पर उसकी शादी के संबंधों की बाढ़ सी आ जाती है। दोस्तों, यहाँ पर रविंदर के पिता गुलाब सिंह बहुत ज़्यादा परेशान है, कह रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, थोड़ा ठहरो, मेरे बेटे को ट्रेनिंग पूरी करने दो, जैसे वे घर आएगा उसी की मर्जी से हम लोग आगे की बात करेंगे। दोस्तों, गुलाब सिंह ने अपने बेटे रविंदर की मर्जी को अपनी मर्जी से आगे रखा और अब रविंदर की जो ट्रेनिंग है उसको पूरा होने का इंतजार करने लगा। दोस्तों, करीब 1 साल की उस रविंदर की वह ट्रेनिंग होती है और दोस्तों 1 साल पश्चात जब वह रविंदर अपने घर अपने पिता के पास गुलाब सिंह के पास पहुंचता है तो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गुलाब सिंह की पत्नी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। एक गंभीर बीमारी के कारण करीब 4 साल पहले उनका देहांत हो गया था और दोस्तों तब से ही गुलाब सिंह अपने बच्चे यानी कि रविंदर की बहुत अच्छे ढंग से देख रेख कर रहे थे और उन्हीं की मेहनत का ये प्रताप है कि आज रविंदर भारतीय सेना का जवान बन बैठा। दोस्तों, जब रविंदर अपने पिता के घर पर रविंदर जब अपने घर लौटता है तो गुलाब सिंह उसको देखकर फूले नहीं समा रहा है और बिल्कुल उसको ऐसे महसूस हो रहा है कि यहाँ रविंदर भारतीय सेना का जवान नहीं, वह गुलाब सिंह ही भारतीय सेना का जवान है। दोस्तों, दोनों पिता पुत्र मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं और दोस्तों इन्हीं बातों में अब गुलाब सिंह अपने बेटे रविंदर से कहते हैं कि रविंदर, तुम यदि चाहो तो ऐसा कर सकते हो, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारे ऐसे रिश्तों वाली बातें आ रही हैं, हर रोज़ कोई ना कोई यहाँ पर आता है और तुम्हारे रिश्ते की बात करता है, लेकिन मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं लूँगा। अब यहाँ पर रविंदर कहता है कि रविंदर अपने पिता को जवाब देता है कि पिताजी, तुमने तो बड़ी कमाल की बात कर दी, क्या मैं तुम्हारा पुत्र नहीं? तुम मेरे जीवन के बारे में हर फैसला खुद ले सकते हो और इन फैसलों को चलते तुम मेरे जीवन को जब इतना महान बना सकते हो तो तुम मेरे लिए कोई गलत फैसला लोगे क्या? बस इस बातों को सुनकर गुलाब सिंह की आंखें नम हो जाती हैं और दोस्तों अब बस रविंदर की इस प्रकार से मिला इशारा समझकर अब गुलाब सिंह बहुत ही जल्दी रविंदर का रिश्ता तय कर देना चाहते हैं। अब उनके पास रिश्ते फिर दोबारा से आते हैं। सभी को पता चल जाता है कि रविंदर छुट्टी आया हुआ है अपने घर पर। रविंदर एक हट्टा कट्टा सुंदर दिखने वाला जवान होता है, उसको तो शायद ही कोई ऐसा हो जो अपने मन में उसको फेल कर जाए, यानी कि सभी की नज़र में एक सरकारी नौकरी भारतीय सेना का जवान मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन
जिसको भी रविंदर चाहिए वो बस अपने मुंह से अपनी बेटी की बड़ाई करते हुए नहीं थकता, और तो और वह कहता है कि वह दहेज में ये गाड़ी, वो गाड़ी, फलानी गाड़ी, यानी कि इतने रुपए नगद, बहुत सारी बात जो दान दहेज में दी जाती हैं उन सभी के लिए बातें करता है। लेकिन यहाँ पर गुलाब सिंह जो कि रविंदर के पिता हैं वो साफ कह देते हैं कि उनको दहेज का 1 रुपया ही चाहिए, यानी कि उनको दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, उनका संबंध मात्र 1 रुपये का होगा। गुलाब सिंह अपनी शर्त पर अड़िग रहते हैं। यहाँ पर उनसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो तो अपनी बेटी को दे रहे हैं, तो वो गुलाब सिंह उनको जवाब दे, ये इतना सारा दहेज वो अपनी बेटी को ही दे रहे हैं, बस उनकी बेटी अच्छे ढंग से ज़िंदगी जिए, उनको तो सिर्फ यही सब देना चाहिए। बस गुलाब सिंह उनसे मना कर देते हैं कि आपने जहां अपनी बेटी दे दी, मुझे सब कुछ दे दिया, यानी कि मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। बस अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो अपनी बेटी के खाते में कुछ भी डाल दो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन मुझे और मेरे बेटे को तो तुम्हारा दिया गया सम्मान का वह 1 रुपया ही काफ़ी है। दोस्तों, बहुत जल्दी रविंदर और उसके पिता गुलाब सिंह एक लड़की के फोटो को देखकर बिल्कुल हाँ कर देते हैं। वह लड़की होती है उषा, रहने वाली होती है मथुरा जिले की। दोस्तों, उषा को देखते ही बरबसी कोई अपनी आहें ना भरे, यानी कि उषा थी ही इतनी सुंदर कि उसको देखते ही हर किसी के मुंह से आह निकल पड़े, यानी कि वाकई में उषा बेहद खूबसूरत थी। और दोस्तों, अब इसी खूबसूरती के चलते गुलाब सिंह और उनका बेटा रविंदर दोनों भी हाँ कर देते हैं और रविंदर का रिश्ता तय हो जाता है मथुरा से। और दोस्तों, बहुत जल्दी ही रविंदर की शादी भी हो जाती है और रविंदर के घर में उषा नाम की वे लड़की रविंदर की पत्नी बनकर आ जाती है। दोस्तों, बड़े ही ढंग से उसका स्वागत किया जाता है। उषा अपने पति रविंदर को पाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और गुलाब सिंह भी उषा जैसी लड़की को अपने घर की बहू बनाकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, जैसे ही आगे के दिन गुजरते हैं, अब यहाँ पर रविंदर को जाना होता है अपनी ड्यूटी पर। और दोस्तों, जैसे ही रविंदर अपनी पत्नी उषा को यह बात बताते हैं तो उषा बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है। वह मन ही मन सोचने लगती है कि अभी तो उसकी शादी के हुए करीब 8-10 दिन ही बीते हैं, अचानक अब ये रविंदर को ड्यूटी पर जाना पड़ेगा, यह बेहद ही गलत बात है। वह रविंदर से बहुत सारी मिन्नतें करती है, लेकिन भारतीय सेना के कानून के अनुसार अब जिस जवान को जिस जगह पर जिस टाइम पर ड्यूटी ज्वाइन करनी है वहीं पर वह अवश्य पहुंचता है। दोस्तों, रविंदर अपने तय किए गए समय के अनुसार अब अपने घर से अपने पिता और पत्नी से विदा लेता हुआ भारतीय सेना में पहुंच जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अब घर में अकेले रह जाते हैं गुलाब सिंह और उनके बेटे की पत्नी यानी कि उषा। अब उषा अपने ससुर गुलाब सिंह की बहुत अच्छी देख रेख करने में जुट जाती है। दोस्तों, इस प्रकार से दोनों पिता पुत्री के रूप में रह रहे हैं, किसी को पता नहीं चलता कि यह उनके बेटे की बहू भी है, यानी कि गुलाब सिंह अपनी उस बेटी से मना कर देते कि उषा, मेरे सामने घूंघट वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो मेरी बेटी की बराबर हो और बस तुम इतने ही प्यार से यहाँ पर रहा करो। बस देखते देखते उषा के दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन उषा के घर पर एक लड़का आता है। वह लड़का आता है मथुरा से। दोस्तों, मथुरा से उस लड़के के आने पर उसके हाथ में कुछ 1-2 किलो फल भी होते हैं। दोस्तों, वह लड़का उन फलों को गुलाब सिंह की बिस्तर पर रखते हुए कहता है कि मौसा जी, मेरा नाम जोगेंद्र है और मैं रहने वाला हूँ मथुरा का। मैं उषा के गांव का लड़का हूँ और मैं उषा से मिलने आया हूँ। यहाँ पर गुलाब सिंह कहते हैं कि तुम्हारी उषा क्या लगती है? तो यहाँ पर जोगिंदर साफ शब्दों में कहता है कि मैं उषा का भाई हूँ और अपनी बहन से मिलने आया हूँ। दोस्तों, इन बातों पर एतबार करते हुए अब गुलाब सिंह उस जोगिंदर को उषा से मिलने की अनुमति दे देते हैं। और दोस्तों, जोगिंदर जाता है उषा से मिलने के लिए उसके ही बेडरूम में। और दोस्तों, जोगिंदर को देखते ही उषा बिल्कुल ही चौंक पड़ती है। दोस्तों, आखिर वह जोगिंदर था कौन? मैं आपको बता दूं कि जोगिंदर उषा का पूर्व प्रेमी था। जब वो कॉलेज में पढ़ा करती उस समय ही जोगिंदर से उसकी बहुत अच्छी मित्रता हो गई थी। मित्रता ही क्या, ये तो प्यार बन गया था। और इस प्यार को पाकर, उसे दोबारा देखकर उषा के मन में मतलब कि बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होती है।
उषा इतना खुश होती है कि वह बस अपने जोगेंद्र को गले लगा लेती है। दोस्तों जोगेंद्र भी अपनी प्रेमिका उषा को पाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। दोस्तों दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपटे पड़े हैं जैसे वर्षों बाद एक दूसरे से मिल रहे हों। दोस्तों इस प्रकार से जोगिंदर के लिए उषा चाय बना के लाती है, जोगिंदर को वहाँ बैठाती है, लेकिन दोस्तों जोगिंदर साफ मना कर देता है कि उषा वह चाय वगैरह पीने नहीं आता, वह तो सिर्फ तुम्हें पाने आया है। और दोस्तों देखते देखते दोनों के बीच में बस शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। दोस्तों करीब 2 घंटे बाद अब जोगिंदर उस घर से विदा लेता है और चला जाता है अपने मथुरा को। दोस्तों अब इस प्रकार से अब हर सप्ताह में उस जोगिंदर का उस घर में आना जाना शुरू हो जाता है। जोगिंदर आता, अपने हाथ में 1 या 2 किलो फल लेकर आता, उनको गुलाब सिंह के पास रख देता और बस अंदर चला जाता अपनी बहन यानी कि अपनी प्रेमिका उषा के साथ, और उषा के साथ रंग रलिया मनाया करता। यहाँ पर गुलाब सिंह इस प्रकार से उस जोगिंदर को लगातार अपने घर में आता जाता देख बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं, और वो कहते हैं कि भाई जोगिंदर आखिर ऐसी कौन सी बहन और भाई होते हैं जिनके पास इतना टाइम होता है कि बस हर सप्ताह मिलने के लिए आ जाए। मन ही मन सोचने पर जोगिंदर के मन में बहुत सारे ऐसे गलत विचार भी उठते हैं कि आखिर इनके यहाँ बीच में होता क्या है भाई। एक दिन जब जोगिंदर घर आता है और वह उषा कमरे में जाता है तो यहाँ पर गुलाब सिंह दबे पांव खड़ा होता है और वह झांक कर देखता है उषा के कमरे में आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। दोस्तों जैसे ही गुलाब सिंह देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखता है कि यहाँ पर जोगिंदर और उषा बिस्तर पर शारीरिक संबंध बनाने में जुटे हुए हैं। बस उनको देखकर गुलाब सिंह बस अपने सीने में घूंसा मारकर चुपचाप बैठ जाते हैं कि आखिर उसके पीठ पीछे ऐसा कांड भी हो सकता है, और जिसको वह अपनी बेटी समान मान रहा था वह बेटी उसके साथ इतना बुरा कैसे कर सकती है। दोस्तों इस पूरे मंजर को देखते हुए बस गुलाब सिंह अपने बिस्तर पर आ बैठता। दोस्तों कुछ देर बाद जब जोगिंदर उठकर आता है अपनी बहन उषा के पास से और आकर निकलने वाला होता है गुलाब सिंह के सामने से, तो गुलाब सिंह यहाँ पर रोक लेता है जोगिंदर को और उससे कहता है कि भाई तुम एक बात बताओ, बैठो जरा हमसे 2 बात कर लो। जब तुम अपनी बहन से इतनी सारी बातें करते हो तो अपने मौसा से बात करने में तुम्हें ऐसी क्या शर्म है। यहाँ पर वह जोगिंदर बोलता है कि हाँ जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो बेटा बताइए तुम्हारे घर में लोग कैसे हैं। गुलाब सिंह कुछ इस प्रकार की बातें करने लगते हैं। यहाँ पर जोगिंदर बातों को करने में हकलाने लगता है, वह प्रॉपर जवाब नहीं देता है। तो जोगिंदर उससे कहता है कि तुझे शर्म नहीं आई, तूने एक भारतीय सेना के जवान की बीवी के साथ इतना बुरा कांड कर रहा है, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। यानी कि तू चाहता क्या है और क्या दिखाना चाहता है हम लोगों को। तू जानता है, समझता है कि हम लोग बेवकूफ़ है। हम बेवकूफ़ नहीं, बस हम तो सोच रहे थे कि बस इन बच्चों की गलतियां हैं, इनको माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन तुमने आज जो काम किया है वह माफ़ी के योग्य नहीं है। बस इस बात को सुनते ही जोगिंदर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। जोगिंदर की उस हंसी को देखते हुए गुलाब सिंह काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। दोस्तों वह जोगिंदर अब खड़ा होता है और वह कहता है कि ठीक है मौसा चलते हैं, आखिरी बार आपसे राम राम। वह इतनी बात कहता है और बस गुलाब सिंह जो कि अपने बिस्तर पर बैठे हुए होते हैं उनके गले को पकड़ लेता है। और दोस्तों वह इतने जोर से उस गले को दबाता है कि बस देखते देखते गुलाब सिंह वहीं पर झटपटाने लगते हैं और उनके प्राण निकल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर उषा जो कि बगल में खड़ी है पूरी प्रक्रिया को बड़ी ही शांति से देख रही होती है। दोस्तों जोगिंदर अब यहाँ पर गुलाब सिंह की हत्या कर देता है। दोस्तों अब उषा और जोगिंदर दोनों मिलकर वहाँ जो बेड शीट है उस बेड शीट में गुलाब सिंह के शव को लपेटते हैं और उसको वहीं खाट के नीचे सरका देते हैं, यानी कि छुपा देते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही अहम बात बता दूं कि जैसे ही गुलाब सिंह ने इस मंजर को देखा था, यानी कि उषा और जोगिंदर के संबंध बनाते समय उनको देखा था, गुलाब सिंह तुरंत वापस आते हैं और वह अपना फ़ोन उठाकर अपने बेटे रविंदर के पास फ़ोन करते हैं और रविंदर को सारी बात सच सच बता देते हैं। दोस्तों उन बातों को सुनकर रविंदर भी बस अपनी टुकड़ी से छुट्टी लेता है और सीधा चला आता है अपने गांव। जैसे ही वह अपने गांव पहुंचता है, करीब शाम का समय होता है और वह घर पहुंचते ही अपनी पत्नी उषा से पूछते हैं कि
उनका पिता गुलाब सिंह कहाँ है। तो यहाँ पर उसकी पत्नी उषा कहती कि पता नहीं, वो कहीं गए होंगे। बस इस बात को सुनते ही रविंदर बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हो जाता है और वह बस अपने 2 हाथ छोड़ पड़ता है उस उषा के ऊपर। उषा जब अपने पति रविंदर को इतने ज़्यादा गुस्से में देखती है तो वह खुद ही पानी पानी हो जाती है और डर के मारे सारी कहानी को बयान करने लगती है और बता देती है कि वह उनके जो ससुर हैं गुलाब सिंह कहीं नहीं गए, वो तो अपने बिस्तर के नीचे बेडशीट में लिपटे पड़े हैं और यहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई है और वह हत्या किसी और ने नहीं, उषा के प्रेमी जोगिंदर ने करी है। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल रविंदर एक पुलिस वाले की तरह कार्य करता है और वह अपनी सारी जानकारी उस उषा से उगलवाता है, उसके बयान बाकायदा दर्ज करता है सफ़ेद कागज़ पर और जोगिंदर के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेता है। और दोस्तों वह उषा को कहीं भी नहीं जाने देता, उसी बेडरूम में बंद करके रखता है और अब वह बुलाता है पुलिस को। और दोस्तों बहुत ही जल्दी एक फौजी के आदेश पर अब उसके घर में पुलिस आ जाती है और पुलिस के आने पर अब वहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दी जाती है, यानी कि उषा को उस घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उषा की निशानदेही पर ही जोगिंदर को मथुरा से गिरफ्तार कर लिया जाता है 2 दिन बाद। दोस्तों यहाँ दोनों यानी कि उषा और जोगिंदर पुलिस की कस्टडी में है और उनको बहुत ही जल्दी कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया जाएगा। अब वो जीवन में कभी भी एक दूसरे को नहीं मिल पाएंगे। लेकिन दोस्तों मेरे आपसे कुछ प्रश्न हैं, जब कोई फौजी अपनी ड्यूटी पर वापस जाता है फौज में, तो क्या उनकी पत्नियों के साथ इस प्रकार का दुष्कर्म जैसे गंदे कांड करने चाहिए या नहीं? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि जो व्यक्ति हमारे लिए सेना पर खड़ा हमको सुरक्षित रखता है, हम लोगों को समाज में उसके परिवार को सुरक्षित रखना चाहिए? क्या यह हमारी ड्यूटी है या नहीं? आप इस मामले में कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों आज से हम एक नया प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति हमारी इन वीडियो को देखकर अपनी जो भी नाम लिखते हैं, पता लिखते हैं, हम लोग इस वीडियो में उन लोगों का नाम लेंगे, उनके बारे में बहुत सारी बात करेंगे, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूं कल, लाता हूं एक और नया अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।